हेलो, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। हम लोग संविधान की सीरीज कर रहे हैं और पिछले 2 लेक्चर्स में हमने आपको फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर पूरी डिटेल प्रोवाइड की है। आपकी प्रतिक्रिया मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग उसको लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए। आज जो हमने टॉपिक चुना है वो है संविधान एवं संविधानवाद। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि हमारे राज व्यवस्था में अक्सर इस बात पर चर्चा होती रहती है कि क्या संविधान सही रूप में काम कर रहा है, क्या संवैधानिक संस्थाएं अपना पूरी तरीके से दायित्व निभा पा रही हैं, क्या शासन व्यवस्था में संविधानवाद की अवधारणा विद्यमान है या कहीं अधिनायक तंत्र की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, या कोई ऐसी चीज जो हमारे संविधान के विपरीत हमें ले जा रही है। इस तरीके की चर्चा आप आमतौर पे समाचारों में, समाज में देखते होंगे। आज ये लेक्चर जो हमने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है वो यही आपको समझाने में मदद करेगा कि हमारे यहाँ संविधान और संविधानवाद की स्थापना किस प्रकार हुई है। तो सबसे पहले संविधान की, चूंकि आप पूरी डेफिनेशन समझ चुके हैं, हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में आपको संविधान की पूरी डिटेल मिल चुकी है, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ कि संविधान हमने क्या बताया था। आपको याद होगा कि संविधान को बताते समय हमने ये कहा था कि संविधान किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों, कानूनों, विधियों का एक संग्रह है। और यहाँ शासन व्यवस्था से मतलब होता है राज्य और नागरिकों दोनों को संचालित करने वाली चीजें, क्योंकि राज्य जो है वो किसी भी समाज और किसी भी समाज के नागरिकों के मध्य एक संस्था है। तो ये बात बहुत स्पष्ट होती है कि जब राज्य बोला जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वो ताना बाना नहीं है जो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य कर रहा है, बल्कि जब राज्य बोला जा रहा है तो उसमें नागरिक निहित होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो वो संविधान जो हमको मिला है 1950 को, 26 जनवरी को जो हमारे यहाँ संविधान लागू हुआ, आखिर वो संविधान आज किस प्रकार कार्य कर रहा है, क्या उसके मूल आदर्श, क्या उसकी जो निहित स्थापनाएं हैं वो सही वे में चल रही हैं, इन्हीं चीजों को परखने की कोशिश करते हैं। हमने आपको कहा कि संविधान, चूंकि जब संविधान की आवश्यकता और महत्व पर बात की जाती है तो उसके लिए सबसे बड़ा तर्क ये दिया जाता है कि प्रायः राज सत्ता में एक निरंकुश होने का एक खतरा रहता है। तो संविधान राज सत्ता को सीमित शक्तियों के प्रयोग को सुनिश्चित करता है और वो उसे निरंकुश होने से बचाता है। यानी किसी देश का अगर संविधान बेहतर बनाया गया है, उसमें सभी शक्तियों और उत्तरदायित्व का अच्छा संतुलन है, तो ये निश्चित ही कहा जा सकता है कि उस देश में किसी प्रकार की अधिनायकवादी शासन व्यवस्था या आताताई शासन व्यवस्था स्थापित नहीं होने पाएगी। आपको इस बात के लिए मैं मुबारकबाद दे सकता हूं कि हमारा संविधान अभी तक अपने उद्देश्यों में सफल रहा है। यद्यपि कुछ चुनौतियां उभरती रही हैं, वो समय के साथ, समय के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग देशों में पाई जाती रही हैं। तो मैं समझने की कोशिश ये करूंगा आपके साथ कि आखिर संविधानवाद है क्या, वो कौन सी फिलॉसफी है जिसके थ्रू हमारे यहाँ संविधानवाद को समझने की कोशिश की जा रही है। देखिए, संविधानवाद का मतलब शाब्दिक रूप से वो प्रवृत्ति या वो आइडियोलॉजी जिसके द्वारा संविधान के सभी सिद्धांतों, अवधारणाओं, नियमों, कानूनों को राज्य लागू कर रहा हो और उसकी सीमा के भीतर कार्य कर रहा हो। यहां 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। संविधान अपने आप में खुद कोई वर्क नहीं करता। संविधान के जो सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, जो विधियां हैं, उसको राज्य के विभिन्न अधिकरणों में, राज्य की विभिन्न संस्थाओं में समाहित किया गया है। यानी कि संविधान की सार्थकता तभी होगी जब राज्य के सभी जो एलिमेंट हैं, जो सभी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सभी नागरिक और राज्य हैं, एक साथ मिलकर के इस चीज को सुनिश्चित करें कि उनके कृत्य संविधान सम्मत होंगे, उनके कृत्य संविधान की सीमा के भीतर होंगे। दूसरी यहां महत्वपूर्ण चीज ये है कि संविधानवाद किसी भी प्रकार की उस दुष्प्रवृत्ति पर अंकुश लगाता है जो व्यक्ति को स्वेच्छाचारी होने से, राज्य को स्वेच्छाचारी होने की तरफ ले जाता है। तो संविधानवाद बेसिकली 2 चीजों पर निर्भर है और 2 चीजों की व्यवस्था करता है, उसकी एडवोकेसी करता है। वो 2 चीजें कौन कौन सी हुई? एक तो ये कि राज्य की सभी संस्थाएं, सभी संवैधानिक और संविधानेतर और गैर संविधान की जो अलग संस्थाएं स्थापित हुई हैं, वह सभी संस्थाएं संविधान के अनुरूप कार्य करें। दूसरी चीज, संविधान की सीमा के भीतर कार्य करें।
संविधान की सीमा से बाहर जाके नहीं। क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ एक लिखित संविधान की व्यवस्था है और उस लिखित संविधान में हमने पूरी तरीके से हर अपनी संवैधानिक संस्थाओं के कार्य क्षेत्र और सीमाएं निर्धारित कर दी हैं। उसका यही उद्देश्य था कि कोई जो संस्था हो वो अधिनायक ना होने पाए, वो निरंकुश ना होने पाए। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने पीछे एक रेखा चित्र तैयार किया है। आइए उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि संविधानवाद की मूल अवधारणा क्या है। देखिए, पहले हमने संविधान को एक दो पॉइंट में बताने की कोशिश की है, यद्यपि आप इससे परिचित हो चुके हैं। मैंने लिख रखा है कि राज्य को निरंकुश होने से बचाना। जिन देशों में संविधान नहीं है उसमें जो वर्ग सत्ता प्राप्त करता है यह खतरा हमेशा बना रहता है कि वो निरंकुश हो जाएगा। तो संविधान इस कार्य में पूरी तरीके से सफल हो रहा है अपने देश में कि उसने हमारे यहाँ निरंकुश सत्ता स्थापित नहीं होने दी है। दूसरी बात मैंने लिखा है कि राज्य सत्ता में निहित बाध्यकारी शक्तियों के निरंकुश प्रयोग पर नियंत्रण। ये बहुत अहम हो जाता है कि हमने अपने राज्य को बहुत सारी ऐसी एब्सोल्यूट पावर दी होती हैं जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को आगे बढ़ाती हैं। तो यदि हमारे पास संविधान द्वारा उचित नियंत्रण उस पर नहीं होगा, संवैधानिक प्रक्रिया का उस पर नियंत्रण नहीं होगा, तो वो बाध्यकारी शक्तियां उसको किसी भी निरंकुश प्रवृत्ति की तरफ ले जा सकती हैं। इसलिए जो राज सत्ता में निहित बाध्यकारी शक्तियां हैं उस पर भी अंकुश लगाना संविधान का ही कार्य था। अब उसके बाद बात आती है कि संविधानवाद की अवधारणा किस प्रकार करती है। चूंकि हमारा मूल टॉपिक आज का यही है तो मैंने लिखा है कि संविधानवाद की अवधारणा बेसिकली दो फिलॉसफी पे चलती है। पहली है सीमित सरकार, मतलब लेस गवर्नेंस। दूसरा है विधि का शासन, यानी कि रूल ऑफ लॉ। यहां यह बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि लोकतंत्र में सरकार जितना ही अपने आप को गवर्नेंस में सीमित रखती है उतना ही यह माना जाता है कि वहां लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो रही है। दूसरी चीज, विधि का शासन यह दर्शाता है कि जो एब्सोल्यूट पावर होगी वो लॉ में होगी, किसी व्यक्ति में नहीं होगी। यहां यह बात बहुत अहम है कि विधि का शासन हमारे देश में किस प्रकार से स्थापित हुआ है, इसे भी समझ लिया जाए। तो जब आप संविधान में मौलिक अधिकारों को पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 13 में आपको विधि के बारे में पूरी डिटेल दे दी जाती है और वहां यह अवधारणा मैं और डिटेल में समझा दूंगा आपको कि विधि का शासन क्या है। क्योंकि दो बेसिक फिलॉसफी आपको मिलती है, एक होती है रूल ऑफ लॉ, एक होती है रूल बाय लॉ। रूल बाय लॉ प्रायः अधिनायक तंत्र में पाई जाती है, रूल ऑफ लॉ प्रायः उन देशों में पाई जाती है जहां संविधान सर्वोच्च है, जहां संविधानवाद है, जहां पर लोकतंत्र है, जहां निरंकुशवादी सरकार नहीं है। अब आप यहां देखिए कि मैंने दो पॉइंट कवर कर रखे हैं। मैंने लिखा है कि संविधानवाद वह व्यवस्था या प्रवृत्ति है जो शासकों को संविधान के उपबंधों के अधीन रहकर कार्य करने के लिए बाध्य करती है। यहां आपने देखा होगा कि संविधान एक सीमा बनाता है। वो सीमा क्या होती है? वो सीमा होती है जिसके आगे जाने पर राज्य और शासकों के निरंकुश होने की संभावना रहती है। तो संविधानवाद जो है वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि संविधान की सीमा में रहते हुए एक अच्छे शासन की स्थापना हो सकती है, एक अच्छी राज्य व्यवस्था स्थापित हो सकती है। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है कि राज्य द्वारा राजनीतिक प्रशासनिक शक्तियों का संविधान सम्मत विधि के अनुरूप प्रयोग, यानी जो हमारे राज्य को शक्तियां प्रदान की गई हैं हमारे संविधान द्वारा, वो उसी प्रकार से प्रयुक्त की जाए जैसा संविधान में संविधान निर्माताओं द्वारा प्रावधानित किया गया है और उनकी अपेक्षा हमारे राष्ट्र जो नेताओं से रही है या हमारी शासन व्यवस्था से रही है। तो ये क्या सुनिश्चित करता है कि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप हो और दूसरा विधि के अनुरूप हो। ये दो वर्ड जो आपको मिल रहे हैं, यहां हमने विधि का शासन मेंशन किया है और विधि के शासन का मतलब हमने आपको क्लियर कर दिया है कि वो किसी भी प्रकार की व्यक्तिवादी, किसी भी प्रकार की इंस्टीट्यूशनल सुप्रीमेसी की तरफ नहीं ले जाता है, बल्कि रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी को स्थापित करता है। दूसरी चीज आती है कि जब हम आप इस पर टिप्पणी लिखते हैं या इस पर कमेंट लिखते हैं तो हमको कभी कभी अपने कमेंट को, अपनी टिप्पणी को अच्छा बनाने के लिए और उसको वैलिड करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए कुछ प्रमाणित विद्वानों का नाम लेना आवश्यक होता है। इसमें मैंने दो लोगों को कोट किया है और ये दोनों बहुत पॉपुलर हैं। केसी हुएर साहब आप जानते ही हैं, संविधान पे उनकी बहुत ज्यादा टिप्पणी है।
उन्होंने इसके बारे में कई राय दी है, लेकिन मैंने दो आपके सामने मेंशन की है क्योंकि हम हैवी नहीं होने देना चाहते आपके लेक्चर को। आप उतना आवश्यक चीजें जरूर समझें जो विषय के लिए जरूरी है, अन्यथा इसमें कोई बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने केसी हुएर साहब के दो स्टेटमेंट कवर किए हैं। पहला, उन्होंने कहा कि संविधानवाद यह सुनिश्चित करता है कि शक्तियों का विभाजन हो, केंद्रीकरण ना हो, यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ना हो, डिवीजन ऑफ पावर हो। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अल्पतम या न्यूनतम प्रतिबंध हो, यानी पर्सनल लिबर्टी की ये लोग एडवोकेसी करते हैं। इनका ऐसा मानना है कि अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ज्यादा अंकुश लगाया जा रहा है, नागरिकों पर ज्यादा अंकुश लगाया जा रहा है, तो ये किसी भी हाल में संविधानवाद के अनुरूप नहीं है। यानी संविधानवाद की जो दूसरी अवधारणा केसी हुएर साहब के हिसाब से है वो ये है कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, उसका सम्मान करता है, उसके प्रावधानों की व्यवस्था करता है। इसके बाद फेडरिक का स्टेटमेंट है, उन्होंने वही जो केसी हुएर साहब का स्टेटमेंट है उसी पर एग्री हुए हैं। वो भी यही कहते हैं कि संविधानवाद का मूल आधार शक्तियों का विभाजन है। यानी इस बात को आप पूरे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि जो संविधानवाद की अवधारणा है वो आपको मूल तौर पे 3-4 चीजों को सुनिश्चित करने की बात करती है। पहला, कि आप संवैधानिक सर्वोच्चता यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करें, और दूसरा, जो स्टेट है उसके सारे इंस्टीट्यूशन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप और संविधान की सीमा में कार्य करें। तीसरा, जो पावर ऑफ डिवीजन है वो ज्यादा से ज्यादा हो, डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा हो। चौथा, संविधान व्यक्तियों की स्वतंत्रता का, नागरिकों की स्वतंत्रता का जो प्रारूप दिया है उसके अनुसार राज्य उसे स्वतंत्रता दे, उसको ज्यादा से ज्यादा अपने कार्यों में, अपने व्यवहारों में स्वतंत्रता प्रदान करे। तो आप देख पा रहे होंगे कि पूरा लेक्चर आपका संविधानवाद का इस प्रकार से कवर हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत में संविधानवाद की स्थिति क्या है। तो देखिए, मैंने लिख रखा है कि भारत में संविधानवाद को सुनिश्चित करने के लिए हमने कुछ बेसिक फिलॉसफी रखी है, इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये कुछ मूल जो चीजें हैं वो हमने आपके सामने रखी हैं। पहली चीज है रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। दूसरी चीज है मूल अधिकारों की व्यवस्था। तीसरी चीज है मूल ढांचे का सिद्धांत। चौथा, संघीय सरकार। और पांचवा, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। इसमें कई पॉइंट्स हम आपको संविधान की विशेषताओं में मेंशन कर चुके हैं, लेकिन एक दो पॉइंट्स पे आज मैं जोर दूंगा। पहली चीज हमने लिख रखी है विधि का शासन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यही वो फिलॉसफी है जो ये सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति की इच्छा सर्वोपरि नहीं होगी, शासक की इच्छा सर्वोपरि नहीं होगी, बल्कि कानून सर्वोपरि होगा, संविधान सर्वोपरि होगा, जो बहुत आवश्यक है एक लोकतंत्र में, एक कल्याणकारी राज्य में। दूसरी चीज ये है मूल अधिकारों की व्यवस्था। अगर हम अपने संविधान में इस चीज की व्यवस्था ना किए होते तो ये बिल्कुल क्लियर आप समझ लीजिए, फिर नागरिक हितों की पूरी अनदेखी होती, पूरी अनदेखी होती। मूल ढांचे का सिद्धांत, ये वो पॉइंट है, आप इस बात को समझ लीजिए कि इसने संविधान को और ज्यादा स्थापित किया है। केशवानंद भारती का वो बहुत ऐतिहासिक केस, जिस पर हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, जो निर्णय आया, उसमें इस मूल ढांचे के सिद्धांत की एक व्यवस्था दी गई, और उसमें यह कहा गया कि यद्यपि भारत में संसद कानून निर्माण में एक सर्वोच्च संस्था है, लेकिन वो किसी भी प्रकार से हमारे संविधान को छत विछत नहीं कर सकती है, उसके ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है। यानी मूल ढांचे को बरकरार रखते हुए संसद को हमारे संविधान में किसी भी प्रकार के बदलाव की शक्ति है। उसके बाद संघीय सरकार, आप जानते हैं संघीय सरकार का मतलब होता है प्रांत और केंद्र में अलग अलग जो सरकारों की व्यवस्था। और आपको पता है कि हमारे देश में केंद्र को अलग सरकार का फॉर्मेट है और राज्य में राज्य की अपनी निर्वाचित सरकार होती है, और दोनों संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के भीतर शासन व्यवस्था संचालित करते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि संघीय सरकार अपने आप में ही शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित होती है। तीसरी चीज स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका को मैंने इतना डिटेल पिछले लेक्चर में किया था कि आप समझ पा रहे होंगे कि ये हमारे यहाँ संविधानवाद की, यहाँ हमारे यहाँ संविधान को स्थापित करने की, स्टेट और केंद्र के डिस्प्यूट को खत्म करने की, संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे न्यायपालिका की ही है। तो अब आप अगर मूल्यांकन करें
तो भारत में क्या स्थिति है, आप बड़े स्पष्ट रूप से ये बात समझ सकते हैं कि कतिपय चुनौतियों के बावजूद भारत में संविधानवाद है। भारत में संवैधानिक संस्थाएं सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं। यद्यपि उनके समय सापेक्ष कई बार भूमिकाओं पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि भारत में संविधान सही दिशा में है और संविधानवाद की अवधारणा बहुत मजबूत स्थिति में है। ओके स्टूडेंट्स, आशा है कि आज के लेक्चर से आपको संविधान और संविधानवाद के दर्शन को समझने में पूरी सफलता मिलेगी। आप पूरे लेक्चर को देखें, समझें और हमें अपनी टिप्पणी से अवगत कराएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।